हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और चलो यार, हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो कहाँ से हम लोग को चालू करना है देखना ज़रा। केमिकल रिएक्शंस के लिए सब कुछ बता दिया गया था लास्ट क्लास तक, हाँ। और केमिकल इक्वेशंस हम लोग को स्टार्ट करना था। वी हैव टू स्टार्ट केमिकल इक्वेशन टॉपिक, ठीक है। अब देखो, केमिकल इक्वेशन है क्या? एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस का। केमिकल रिएक्शंस का क्या है? एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। किस फॉर्म में? सिंबल्स के फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में। इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहा है, CO2 बना रहा है, तो क्या डिफरेंस है जरा बताना। तो एक डिफरेंस तो ये नॉर्मली दिख रहा है कि कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। तो क्या ये इसका नहीं है, ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है एक पूरे रिएक्शन का कि हाँ भाई, कार्बन है ऑक्सीजन है मिलके क्या बना रहा है? CO2 बना, ठीक है। तो एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन आता है। इसी के अंदर रिएक्टेंट क्या यूज होगा, इसी के अंदर टेम्परेचर प्रेशर क्या रहेगा, सब कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है ये, तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है पॉइंट? चलो उसके आगे आओ। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है देखो। अच्छा, दो तरीके का केमिकल इक्वेशन होता है, अगर यहीं पे हम लोग बात कर लें। दो तरीके का केमिकल इक्वेशन होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इफ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ रिएक्शन, इफ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ रिएक्शन, देखना इसको यहाँ पे कर दे रहा है। टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, अरे यार ये क्या हो रहा। ठीक है, चलो देख लो यहीं पे। ये सेलेक्ट होके साइड हो जाता ना तो होगा तो ज़रूर। नहीं हो पा रहा ना, थोड़ा हटाओ यार, डिलीट करिए इसको आप। डिलीट कीजिए। डिलीट कहाँ से होगा? डिलीट भी नहीं होगा क्या? चलो छोड़ो यार, लिखो इसी पे लिखो, देखो क्या कह रहा है। तो केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दिख रहा है क्या इसके अंदर वाइट कलर से? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें और ये कॉम्बिनेशन कैसा सेलेक्ट कर लिया जाए, पिंक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन दो तरीके का होता है अपने पास में। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अपने पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये कुछ बढ़िया करने के चक्कर में बिना मतलब का ज़्यादा टाइम लगता है अपना। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, चलो ठीक है, बहुत है यार। क्लियर है? चले केमिकल इक्वेशन को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस। उसमें पहला टाइप देखो, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है।
देखो, unbalanced chemical equation, the chemical equations in which the number of atoms on of one or more elements on the reactant and product size are not equal is called an unbalanced. तो reactant size में number of carbon number of atoms और प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है इसमें बराबर नहीं होता है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, अनबैलेंस रिएक्शन। तो इसको हम लोग को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करते कैसे हैं, उसका दो मेथड है, वो तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग बात कर ले कि N प्लस H2 मिलके NH3 बनाता है, N2 प्लस H2 मिलके, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, NH3 अमोनिया बनाता है। अब जरा देखना, रिएक्टेंट साइज नाइट्रोजन के कितने एटम, 2, यहाँ कितना, 1। रिएक्टेंट साइज हाइड्रोजन के कितना एटम, 2, इधर कितना, 3। तो ये क्या अनबैलेंस्ड है कि नहीं है? तो रिएक्टेंट साइड में अलग नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइज में नंबर ऑफ एटम्स उसी कंपाउंड उसी एलिमेंट का क्या है, अलग अलग है। तो ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन कहलाएगा, अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, इस अनबैलेंस रिएक्शन को लोग बैलेंस कर देते हैं। कैसे करते हैं वो तो आगे अभी देखेंगे ही। ठीक है, चलो अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सेम एग्जांपल ले लें, सेम एग्जांपल लेते हैं। N2 प्लस H2 मिलके क्या बनाता है सर, NH3 बनाता है सर। बैलेंस करना था, अभी मत समझना तुम लोग कि बैलेंस करना क्या होता है, बस इतना समझो कि ये बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है जरा गिनना तो, 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम है। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अभी आ गया तो आ गया। कैसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, पहला स्टेप क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या बनेगा उस केमिकल इक्वेशंस में, ये रिएक्शन में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि दो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दो एलिमेंट या दो कंपाउंड के बीच में, तो उसका रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है वो हम लोग को पता होना जरूरी है केमिकल इक्वेशन को लिखने में। सबसे पहला स्टेप तो वही है। दूसरा स्टेप क्या है, जब भी लिखेंगे तो दो रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, या दो प्रोडक्ट भी बन रहा है तो प्लस के साइन से दोनों को सेपरेट करेंगे। समझना, पीछे ये जो एग्जांपल दिए थे, दो अलग अलग रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों को किस साइन से सेपरेट किए, प्लस साइन से सेपरेट किए। तो प्लस साइन क्या लगाएंगे, दोनों के बीच में डालेंगे। और अगर प्रोडक्ट में और भी प्रोडक्ट बन रहा होता है इसके साथ में, तो उसमें भी कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस साइन ही यूज करते हैं। ठीक है, चले आगे। उसके आगे जब रिएक्शन लिखते हैं तो जब प्रोडक्ट बनने की बारी आती है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन एरो। देखो, रिएक्टेंट के बाद जब प्रोडक्ट बनने की बारी आई तो किस साइन से रिप्रेजेंट किए, एक एरो साइन से। एरो साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है कि प्रोडक्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। एरो से कर सकते हो या इक्वल टू से भी कर सकते हो, बोथ कैन बी यूज, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, एरो। हम लोग हर जगह एरो ही यूज करेंगे, लेकिन कहीं इक्वल टू भी यूज करोगे दैट इज नॉट, वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, चले आगे। तो ऐसे इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बन गया, ऐसे इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन जो होता है। ठीक है, स्केलेटन इक्वेशन। इसके बाद अब इस स्केलेटन इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करने का काम करते हैं। तो बैलेंस अगर कर देंगे तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है, अगर बैलेंस नहीं हो है इक्वेशन, तो हम लोग उसको बैलेंस करते हैं, या तो ऑटोमेटिक बैलेंस बन जाए। जैसे एग्जांपल के रूप में एक ऑटोमेटिक बैलेंस वाला भी एग्जांपल दे दें यार तुम लोग को। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाता है। देखो तो इसमें ऑटोमेटिकली बैलेंस है कि नहीं है, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस रिएक्शन है, स्केलेटन रिएक्शन हो गया। लेकिन वहीं पे अगर ये बगल वाला एग्जांपल देखा जाए तो ये ऐसा बनता नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस किए हैं। दिस इक्वेशन इज दिस इक्वेशन इज हैज बीन बैलेंस्ड, इट वाज नॉट बैलेंस्ड इनिशियली में बैलेंस नहीं था, इसको बैलेंस किए हैं। कैसे बैलेंस किए हैं भाई, अब कैसे बैलेंस किए वो तो आगे का सीन है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। लेकिन इसको बैलेंस किया गया है, तो अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो, बैलेंस है तब तो ठीक है, लेकिन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो। तो मेन अपने को काम तो सीखना है इसमें, क्या बैलेंस करना, बैलेंस करते कैसे हैं, बैलेंस करते कैसे हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब जब केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो ये भी दो तरीके का होता है। देखो इधर अगर हम समझाएं और आसानी से समझ भी जाओगे, कोई
इट्स नॉट अ बिग इशू। देखो क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। समझाना चाह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन ना, केमिकल इक्वेशन में ऐसे तो देख लिए कि अनबैलेंस और बैलेंस होता है दो तरीके का, ठीक है। लेकिन केमिकल इक्वेशन अपने पास में हम लोग और भी दो तरीके का केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे। कौन कौन सा दो तरीका, कौन दो तरीके का केमिकल इक्वेशन होता है और किस चीज़ पे बेस्ड होता है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि किस चीज़ पे बेस्ड होता है, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है भैया। तो देखो केमिकल इक्वेशन को, और ये केमिकल इक्वेशन जो क्लासिफिकेशन है ना, किस चीज़ पे है, इधर नहीं लिखता है, यहाँ लिखता है बेस्ड ऑन हीट एनर्जी, बेस्ड ऑन हीट एनर्जी, ठीक है। तो हीट एनर्जी के ऊपर बेस्ड है ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्या क्लासिफिकेशन है वो समझेंगे भाई। पहला है, एक रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द सेकेंड वन रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होता है रिएक्शन के समय, यानी रिएक्शन हो रहा है और हीट साथ में निकल रहा है, तो ऐसा रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। और सॉरी एंडो उल्टा बोल दिया, वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एंडोथर्मिक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट को दिया जाता है, यानी हीट ऐड करना पड़ेगा, हीट को, हीट एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा तब जाके रिएक्शन होगा। ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिन रिएक्शंस में हीट एनर्जी प्रोडक्ट बनने के बाद इवॉल्व हो, निकले, देना नहीं पड़े, बल्कि रिएक्शन होने के बाद हीट एनर्जी निकल रहा है, ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एक बेसिक एग्जांपल लेके बताएं तो वो है, अगर लाइमस्टोन को, चूना पत्थर को पानी में डाल दोगे तो लाइमस्टोन एडेड इन वाटर, अगर पानी के अंदर लाइमस्टोन, चूना पत्थर को डाल देते हो तो दिखता है खदकने लगता है, बिल्कुल एकदम गर्म हो जाता है पूरा, उसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ा जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल तो ये है कि लाइमस्टोन जब पानी में ऐड करें, क्या हो रहा है, रिएक्शन ही तो हो रहा है, तो एक वो रिएक्शन हो गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी को हमको देना पड़ता है तब जाके कहीं रिएक्शन होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर ले लें, हाल ही फिलहाल करवाए थे यार, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो जिप्सम। क्या एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, इधर इधर भी यही लो, इधर एग्जाम्पल क्या लिए हैं, जिप्सम। ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पढ़ाया हुआ है जिप्सम, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पढ़ना है। जिप्सम को हीट जब कर देते हैं ना, जिप्सम को जब हीट कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। जिप्सम को हीट करने पे प्लास्टर, तो इसमें हीट देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है। इसमें क्या करना पड़ रहा है, हीट को रिएक्शन के अंदर ऐड करना पड़ रहा है। कितना, करीब करीब 100 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। तो हीट एनर्जी हमको प्रोवाइड कराना है रिएक्टेंट में, तब जाके हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है। इसमें क्या है, हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराना, हीट एनर्जी हमको मिल रहा है एडिशनल, अलग से ही मिल रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो देख लो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका भी समझ में आना चाहिए भाई। दैट शुड ऑल्सो बी अंडरस्टैंडेबल और नोन टू अस, ठीक है। देखना बाइफरकेट कर दिए जिससे कि आसानी है। चलो देखो, देखो कैसे रिएक्शन के अंदर लिखते, कैसे एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन के अंदर लिखते हैं ए प्लस बी, कोई दो रिएक्टेंट ले लिए, दिख रहा है ये भी, कलर चेंज कर देते हैं यार, ठीक है। ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट ले लिए, अभी ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट ले लिए, ठीक है। ए प्लस बी रिएक्टेंट लिए हैं, इसमें हीट एनर्जी हमको ऐड करना है ना, तो या तो यहीं पे प्लस डेल्टा लगा दो, या तो यहीं पे प्लस डेल्टा लगा दो, और कोई प्रोडक्ट हमको मिला सी प्लस डी,
तो एक तरीका ये हुआ इसको लिखने का। दूसरा तरीका क्या हुआ, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, इस प्लस हीट को उस तरफ लेके जा सकते हैं, उस तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो a प्लस बी एरो c प्लस डी माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा। तो या तो इधर माइनस लगा दो प्रोडक्ट में, या तो प्रोडक्ट में माइनस लगा दो, ठीक है। तो या तो रिएक्टेंट के पास एरो पे प्लस डेल्टा लगा दो, डेल्टा का मतलब हीट है तो हीट दिए हैं, या फिर प्रोडक्ट साइड में माइनस लगा दो। तो ये दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज़ का भाई, दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है अपना इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी सिमिलर दो तरीके से रिएक्शन, ए प्लस बी, या तो हीट एनर्जी यहीं से एक्सट्रैक्ट हो गया, हीट एनर्जी निकला है तो सी प्लस डी प्रोडक्ट मिला है, या फिर दूसरा रिएक्शन क्या है कि ए प्लस बी लिख दो और हमको प्रोडक्ट के साथ साथ क्या मिला है, एक हीट एनर्जी भी मिला है। तो ये दो। और इसमें अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, मतलब ऐसे नॉर्मली लिखते वक्त कैसा लिखा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को नॉर्मली इस तरीके से लिखा जाता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को नॉर्मली इस तरीके से लिखा जाता है। तो दोनों ही सही है लिखना, लेकिन हम लोग नॉर्मली जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन को इस तरीके से लिखते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जनरली इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे। चले आगे तो इन दोनों का एक एक एग्जांपल भी करके दिखाई दें, ठीक है। चलो एक एक एग्जांपल भी एंडोथर्मिक रिएक्शन और यहीं पे इसी पेज पे करा देते हैं, इसी पेज पे करा देते हैं, इधर उधर जाने का जरूरत ही नहीं। चलो भैया इसी पेज पे देख लो इसका एक एक रिएक्शन भी, ठीक है। क्या है भाई, एग्जाम्पल है इधर, ठीक है। कार्बन और पहले एक्सोथर्मिक का देखोगे, नहीं ठीक है किसी का भी देख लो। कार्बन और सल्फर को अगर रिएक्ट करा दोगे तो कार्बन डाई सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाई सल्फाइड। लेकिन ये रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, इस रिएक्शन में क्या हमको देना पड़ता है, हीट एनर्जी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है सर, हीट एनर्जी सर देना पड़ता है इस रिएक्शन को कराने के लिए। क्लियर है, आ रहा है समझ में। कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं उसको। तो कार्बन और सल्फर मिक्स हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड, लेकिन ये ऐसे नहीं, हीट एनर्जी देना पड़ा। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, देना है तो एंडोथर्मिक। अब जरा इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ और इधर लिखो एग्जाम्पल। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को अगर मिला दोगे ना तो इसको एनर्जी नहीं देना पड़ता है, CO2 तो बनता ही है, साथ में हीट एनर्जी हमको एक्स्ट्रा मिलता है, साथ में हीट एनर्जी एक्स्ट्रा मिलता है। और हम देखो ऊपर में जस्ट बताए हैं कि एक्सोथर्मिक को सेकंड वाले में लिखते हैं, सेकंड वाले की तरह से, और एंडोथर्मिक को फर्स्ट वाले की तरह से लिखते हैं। तो ये हो गया अपना। एक काम करो, हीट को भी येलो से ही रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। अब हो गया, चलो तो एनफ डिस्कशन है, इससे ज़्यादा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में समझना नहीं है, ठीक है। चलें आगे, चलो भैया देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन करा दिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करा दिए। अब आओ बैलेंसिंग के बारी। ये लास्ट टॉपिक आज का अपना होने वाला है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, दो मेथड है, देयर आर टू मेथड टू बैलेंस। पहला मेथड क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा मेथड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। इस वाले मेथड पे एक काम करो, स्टार पॉइंट मार दो। क्यों, क्योंकि ये हायर स्टैंडर्ड्स में पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंसिंग सीखना है। अपने को सिर्फ कौन सा अपने सिलेबस में है, हिट एंड ट्रायल मेथड ही अपने सिलेबस में, तो हम लोग उसी से सीखेंगे, ठीक है। चलो अब समझना कि हिट एंड ट्रायल मेथड ही अपने को स्टडी करना है इस स्टेज पे, ठीक है। वो हो गया। हिट एंड ट्रायल मेथड है क्या, देखो इसको इंस्पेक्शन मेथड भी कहते हैं। क्यों इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं, ये भी आगे पता चल जाएगा। हम लोग रिएक्टेंट को देखते हैं, प्रोडक्ट को मैच करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, रिएक्टेंट को मैच करते हैं, तो ये क्या है, इंस्पेक्शन मेथड है। और हिट एंड ट्रायल ऐसे क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मतलब समझ रहे हो क्या है, कि तुक्का से करना होता है, ठीक है ना। अपने एक अंदाजा से करना होता है कि यहाँ इतना रखेंगे, यहाँ इतना रखेंगे। वो प्रैक्टिस करते करते स्पीड आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक से समझाएंगे तो वो भी समझ में आएगा। क्लियर है, तो ये तो बाकी कुछ नहीं है, ये तो डेफिनेशन लिखने का था, डेफिनेशन लिख दिए। मेन तो अपने आप को समझना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कैसे करते हैं। चलो आओ तो कुछ केमिकल इक्वेशंस लेते हैं और उसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो तो अब देखो ये सारा कुछ
तुमको खुद नहीं लिखना है, ये बैलेंस दे देगा, ये रिएक्शन लिख के दे देगा, ये रिएक्शन लिख के दे देगा, बोलेगा इसको बैलेंस करो भाई, ठीक है, बैलेंस करो। तो जरा चेक करो हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करते हैं। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में देखो कार्बन उठाओ पहले, तो कार्बन रिएक्टेंट में कितना, एक, प्रोडक्ट में भी एक है, तो कार्बन तो बैलेंस है, कार्बन बैलेंस्ड है, टिक कर दो कि कार्बन इज बैलेंस्ड। कलर चेंज कर दो भाई, कार्बन तो बैलेंस्ड है। अब इसके बाद किसको देखते हैं, हाइड्रोजन को चेक करो। रिएक्टेंट में कितना हाइड्रोजन, 4, उधर कितना, 2, कितना उधर मल्टीप्लाई कर दे कि हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन बन गया। अब जाके हाइड्रोजन भी हो गया टिक। अब ऑक्सीजन मैच करो, इधर कितना ऑक्सीजन, 2, उधर कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड में नीचे में, तो 2 इधर और 2 इधर, 4, इधर कितना है 2, कितना मल्टीप्लाई कर दे 2, बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस कर दिया हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब चेक कर लो उसमें सब बैलेंस है आपस में, ऑल दी रिएक्शंस आर बैलेंस्ड, ऑल दी एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड, ठीक है। चले आगे, चलो आगे चलो, और दूसरा रिएक्शंस और भी ले लो, एक दो रिएक्शन और लेंगे इसके बाद फिर। चलो देखो, कहता है अनबैलेंस रिएक्शन गिवन है आप लोगों को, Fe और H2O मिल के बन रहा है Fe3O4 और H2, ठीक है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो कहता है ये अनबैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस करो, और अगर बैलेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करना होगा। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, देखना जरा, उसका भी देख लो भाई। लेट्स सी हाउ कैन वी बैलेंस दिस रिएक्शन। चलो देखो, Fe चेक किए, इधर Fe कितना है 1, इधर उधर कितना है 3, बैलेंस नहीं है, करना पड़ेगा, 3 उधर है ना, तो इधर भी 3 लगा दो, तो 3 Fe हो गया, दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो Fe बैलेंस हो गया, हेंस Fe इज बैलेंस। और साइड में ऐसा छोटा सा एक नोट करते चलना कि Fe तो बैलेंस हो गया, टिक कर लिया। अब इसके बाद किसको चेक करेंगे, हाइड्रोजन को चेक करो, कितना हाइड्रोजन है 2, उधर कितना हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन के लिए अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है। तीसरा क्या चेक करते हैं भाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना 4, इधर कितना ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन अब बैलेंस नहीं हुआ, हाइड्रोजन अब इधर कितना हो गया 8, उधर कितना है 2। अब देखो वापस यहाँ तक तो टिक हो रहा था, लेकिन अब हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीजन अगर बैलेंस हुआ है तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो अब लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो 4 दूनी की 8 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि बैलेंस हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो बैलेंस हो जाए। अब देखो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, नाउ हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब पूरा एलिमेंट मैच कर लो, पूरा सारा का सारा एलिमेंट आपस में बैलेंस्ड होगा, 3 Fe 3 Fe, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड, ठीक। चले, चलो एक लास्ट क्वेश्चन, और अपना बैलेंसिंग बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन ना घर पे करना, जहाँ भी मिले घर पे करना। देखो एक बैलेंस करो इस इक्वेशन को, क्लास के अंदर तो हम खुद ही करवा देते हैं बैलेंस, मतलब ये सारा कुछ, इतना सारा प्रैक्टिस क्लास के अंदर खुद ही हो जाता है हम लोग के क्लास के अंदर, लेकिन अब यूट्यूब पे बैठ के हम प्रैक्टिस तो नहीं करवा सकते ना, वो आप लोग खुद करना पड़ेगा। चलो देखो, चेक करना यार जरा, ये चेक करो और बताओ, ठीक है बताना। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन क्या, पहले सल्फर चेक करो, सल्फर चेक किया भाई, ठीक है, एक एक है, दिख रहा है ये कलर, हाँ सल्फर एक एक है, तो एक इधर भी है एक इधर भी है, सल्फर तो अभी तो डन है, आगे का पता नहीं। हाइड्रोजन फिर चेक करो, हाइड्रोजन इधर 2 उधर 2, हाइड्रोजन भी डन है। अब ऑक्सीजन चेक करो, इधर 2 उधर 2 और 1, 3 ऑक्सीजन, लो फस लफड़ा हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 ही ऑक्सीजन है। अब क्या किया जाए भाई, तो अब उसी को डिस्टर्ब करो, H2O को क्या लिख देंगे, अगर हम इधर 2 मल्टीप्लाई कर दें, कलर दिख तो रहा है ना, हाँ, अगर हम इधर 2 मल्टीप्लाई कर दे अपने मन से, इसीलिए तो हिट एंड ट्रायल कहते हैं, हो सकता है फिर तुमको काटना भी पड़े, रबड़ से मिटाना भी पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो इधर 2 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो देखो तो ऑक्सीजन कितना बन गया, इधर 2 और इधर 2 4, इधर 2 है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दे तो 4 ऑक्सीजन इधर भी 4 ऑक्सीजन उधर भी, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। लेकिन जरा देखना तो क्या बिगड़ गया, हाइड्रोजन बिगड़ गया, हाइड्रोजन अब कितना बन गया, इधर 4 और इधर कितना हाइड्रोजन है 2, तो हमको भाई ये भी होगा कि इधर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो हाइड्रोजन बैलेंस हुआ। तो हाइड्रोजन 4 हो गया,
हाइड्रोजन देखो 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर पे 4, इधर भी 4, तो ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन सल्फर अब यहाँ क्या है रिएक्टेंट में, सल्फर कितना हो गया 2, इधर कितना है सल्फर, इधर सल्फर 1 ही है। तो अब क्या करे भाई, अब सल्फर को 2 करो, सल्फर को 2 किए, तो अब सल्फर तो बैलेंस है, लेकिन अब देखो तो अब ऑक्सीजन बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया, ऑक्सीजन 4 और 2 नहीं कितना हो गया, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ कितना है 4 ही ऑक्सीजन है, तो देखो मिटाना पड़ा हमको। उधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाए 3 से, अब जाके तीनों साथ में बैलेंस हुआ। तो देखो हिट एंड ट्रायल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लगाएंगे नहीं मैच करेगा फिर उसको हटाना पड़ जाएगा, तो एश्योर्ड नहीं हो सकते हैं कि यही होगा, वो बैलेंस इधर उधर होते डगमगाते रहता है वैल्यू, और जिसके कारण से हम लोग को इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं करवाते हैं इससे हम लोग, तो जो भी रिएक्शन आएगा आसान आसान रिएक्शन होगा जिससे बैलेंस पॉसिबल है, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन के साथ बैलेंस नहीं होता है। समझ में आ गया, चेक कर लो अब सब बराबर है। चलो भैया, हाँ 2 मिनट और एक लास्ट रिएक्शन, BaCl2 प्लस Al2 SO4 होल थ्राइस, ये क्या बन जाएगा, बैरियम सल्फेट बन जाएगा, और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा AlCl3, ठीक है यही है। ये रिएक्शन दे दिया, कहेगा इसको बैलेंस करो भाई, ये बैलेंस दिस रिएक्शन, क्या करे भाई, तो बैरियम चेक किए, बैरियम बैरियम एक एक है, ठीक है। सल्फर चेक किए, सल्फर इधर कितना दिख रहा है 3 सल्फर, इधर कितना है 1 सल्फर, 3 से मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो सल्फर तो 3 हो गया, लेकिन बैरियम बदल गया, बैरियम वहाँ 3 हो गया। अब बैरियम को किए तो यहाँ लिखते चलो, सल्फर हो गया, अभी बैरियम भी हो गया, बैरियम भी 3, बैरियम 3, सल्फर 3, सल्फर 3, ठीक है। अब जरा चेक करो एल्यूमिनियम, इधर कितना एल्यूमिनियम 2, इधर कितना 1 एल्यूमिनियम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो एल्यूमिनियम भी बराबर हो गया। अब क्लोरीन जरा चेक करो, कितना क्लोरीन इस तरफ 3 दूनी 6 क्लोरीन, इधर कितना 3 दूनी 6 क्लोरीन, सब बैलेंस हो गया, तो क्लोरीन भी ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो गया। ये अपना किस्मत अच्छा था कि डायरेक्ट हो गया, ठीक। तो इस हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग एश्योर्ड नहीं हो सकते हैं कि इसी वाले नंबर से, इसी वाले इंटीजर से बैलेंस हो जाएगा, हम लोग कई बार मिटाना भी पड़ता है, कई बार करेक्ट भी करना पड़ता है, इसलिए तो नाम है मेथड का हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो करना प्रैक्टिस अपने बुक में, तुम्हारे बुक में क्वेश्चन जो भी होगा हिट एंड ट्रायल मेथड का बैलेंसिंग का, उसको करना, और जो दिक्कत हो फिर कमेंट करना भाई, ठीक है। चले आगे, चलो पार्शियल, हाँ ये बस इंट्रो सुन लो, इसके आगे कल करा लेंगे अगले वीडियो में। पार्शियल इक्वेशन मेथड क्या है, पार्शियल इक्वेशन मेथड ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बड़ा बड़ा जितना बैलेंसिंग, जितना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हाई होते चला जाएगा, मतलब एडवांस लेवल पे चलता चला जाएगा केमिकल रिएक्शन, तो हिट एंड ट्रायल मेथड उस केस में अच्छा नहीं होता है, ठीक है, एक्यूरेटली काम नहीं करता है। तो उस केस में हम लोग जिस मेथड को यूज़ करते हैं उसको कहते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड, और इस पार्शियल इक्वेशन मेथड को हम लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, अपने यहाँ सिलेबस में है नहीं। तो एक हिट एंड ट्रायल ही मेथड था बैलेंसिंग करने का, वो बैलेंस करके दिखा दिए। पार्शियल इक्वेशंस के बारे में बस बता दिए होता क्या है, जब हिट एंड ट्रायल नहीं काम करता तो पार्शियल इक्वेशन मेथड आता है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला टॉपिक आयनिक इक्वेशन से कल चालू कर लेंगे, और 3-4 वीडियोस में खत्म हो जाएगा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। फिर इसके बाद मेटल नॉन मेटल लाके पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म क्लास 10th का। तब तक के लिए ख्याल रखो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।